साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र के करंट अफेयर्स पॉइंटर 2020-21 की जो मैगजीन है, इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज का यह तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत आयोजन, कार्यक्रम स्थल और कुछ मिसलिनियस जो करंट अफेयर्स हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं या राष्ट्रीय प्रदेश के हैं, उनको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना सहयोग प्रदान करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल सब्सक्राइब का बटन दबा देना है। अब आइए चलते हैं मुद्दे पे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आयोजन और कुछ कार्यक्रम स्थलों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले है 28 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत जो है तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और री इन्वेस्ट 2020 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे डेट महत्वपूर्ण नहीं कि किस तारीख को किया गया, डेट से ये पता चलता है कि यह करंट अफेयर्स कितना पुराना है। तो तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और री इन्वेस्ट 2020 प्रदर्शनी का इन्होंने उद्घाटन किया। इसका जो विषय था, जो निर्धारित किया गया था विषय, वह था टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवाचार, इनोवेशन। अगला है 25 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं, शिकायतों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की। ये किस दौरान की? तो 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता के दौरान। अगला है 19 नवंबर 2020 को वैश्विक व्यावसायिक रिश्वतखोरी जोखिम गतिविधियों पर ट्रेस स्पेलिंग क्या है? TRACE, ट्रेस। इसका पूरा नाम है वैश्विक व्यावसायिक रिश्वतखोरी जोखिम गतिविधियों पर ट्रेस द्वारा जारी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का नाम है ट्रेस ब्राइवरी की स्पेलिंग है BR, ब्राइवरी मतलब रिश्वत, BRIBERY, ब्राइवरी रिस्क मैट्रिक्स। तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, हमें ये बताना है कि इसमें भारत का स्थान क्या रहा है। तो इसमें भारत की जो पोजीशन रही है वो कितनी रही है? 77वीं इसमें पोजीशन रही है। और जोखिम स्कोर कितना रहा है? 45। तो पोजीशन याद रखिएगा, 77 पोजीशन भारत को इसमें मिली है। अगला है 11-12 नवंबर 2020 के मध्य दिल्ली के प्रीतमपुरा में के मध्य दिल्ली हाट में जो है हुनर हाट का आयोजन किया गया। ये जो हुनर हाट कार्यक्रम है, इसको अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष 2020 के दौरान जो है हुनर हाट कार्यक्रम की थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल, VOCAL, वोकल फॉर लोकल। तो ये इसकी थीम थी। क्यों? ये इसलिए भी, ये जो आपका विषय है इसलिए भी है क्योंकि भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना चला रही है। तो उसी के एक तरीके से कह सकते हैं पार्ट के रूप में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, वोकल फॉर लोकल के रूप में। अगला है 15 नवंबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा सेरी नदी पुल का जो है उद्घाटन किया गया है। हमें बताना है कि यह नदी पुल कहाँ स्थित है। तो यह नदी पुल जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश में यह जो पुल है, ये इसका जो जिस नदी घाटी में स्थित है, इसका नाम है लोअर दिबांग घाटी। क्या है? लोअर दिबांग घाटी। और इस पुल की लंबाई कितनी है? 200 मीटर है। और यह पुल जो है सिसेरी नदी पुल अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी को असम के सियांग जिले से, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी को असम के सियांग जिले को जोड़ने का कार्य करेगी। और ये जो सिसेरी नदी पुल है, इसका निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा किया गया है और एक परियोजना के अंतर्गत किया गया। इस परियोजना का नाम है ब्रहांग परियोजना के अंतर्गत जो है सीमा सड़क संगठन के द्वारा इस सिसेरी नदी पुल का निर्माण किया गया है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, जो BRO है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1960 को हुई थी और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं VGIRC, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। अगला है 5 नवंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के सहयोग से अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसका विषय था मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और आयुर्वेद औषधि।
अगला है राष्ट्रीय एकता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में। और 30 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बाल पोषण पार्क का उद्घाटन जो है वो आपके गुजरात के अहमदाबाद के केवड़िया में किया गया। कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद के केवड़िया में किया गया। और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर ही 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री द्वारा समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद के केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट के बीच में। अगला है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया गया 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर 2020 के मध्य में। 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2020 के मध्य में यह सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिस सप्ताह में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है, अर्थात 31 अक्टूबर आता है। और यह मनाया क्यों जाता है? तो नागरिक भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। तो यह याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि हर वर्ष 27 अक्टूबर से 2 नवंबर को ही मनाया जाए, ये डेट आगे पीछे भी खिसक सकती है। और यहाँ याद रखिएगा कि बाल पोषक पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो गुजरात के केवड़िया में किया गया है। आगे बात कर लेते हैं। 23 अक्टूबर 2020 को भारत को 35 वर्षों के बाद संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। किस संस्था की? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता की जो संचालक मंडल है उसकी अध्यक्षता भारत को मिली है 35 वर्ष के बाद। ILO की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला अंग था। ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं। 19 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग ने एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर CIC की स्थापना की है अमेजन वेब सर्विसेज के सहयोग से। अगला है 2 दिवसीय चतुर्थ भारतीय कृषि दृष्टिकोण फोरम या इंग्लिश में कहें 4th इंडिया एग्रीकल्चर आउटलुक फोरम 2020 का वेबिनार के माध्यम से उद्घाटन किया गया है 15 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में। अगला है वह योजना जिसे 14 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ल्ड बैंक की सहायता से कार्यान्वित करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। तो इस परियोजना का जो नाम है वो है स्टार्स परियोजना, STARS। स्टार्स परियोजना महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा यह जो परियोजना है वर्ल्ड बैंक के मदद से या सहयोग से क्रियान्वित की जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि ये स्टार्स योजना है क्या? तो सबसे पहले इसका पूरा नाम जानिए। स्टार्स का पूरा नाम है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट परियोजना। मतलब कि ये स्कूली शिक्षा में सुधार से संबंधित है। तो सीधे पूछा जा सकता है कि स्टार्स परियोजना किससे संबंधित है? तो यह स्कूली शिक्षा में सुधार से संबंधित है और यह भारत सरकार के द्वारा वर्ल्ड बैंक के सहयोग से संचालित किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि यह पूरे देश में संचालित नहीं किया जाएगा, सिर्फ चुनिंदा 6 राज्यों में इसको संचालित किया जाएगा। तो जब 6 राज्यों में ही केवल संचालित होना है तो हमें 6 राज्यों के नाम याद होने चाहिए, महत्वपूर्ण है। 6 राज्य कौन से हैं इसमें? आपका उड़ीसा है, केरल है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है। दोबारा सुन लीजिए, उड़ीसा है पूर्व साइड में, फिर आपका दक्षिण से केरल है, फिर मिडिल से आपका मध्य प्रदेश है, फिर आप उत्तर में चलिए हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम में राजस्थान और महाराष्ट्र को ले लिया गया है। तो ये 6 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। अगला है इसमें 12 अक्टूबर 2020 को व्यवहारिक कृत्रिम शिक्षा केंद्र की स्थापना की। कहाँ पे की गई? तो याद रखिएगा हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तो यदि स्टेट पूछ ले तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कंफ्यूज मत होइएगा कि हैदराबाद हो तो आंध्र प्रदेश, नहीं, तेलंगाना में। तो याद रखिएगा व्यवहारिक कृत्रिम शिक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तेलंगाना के हैदराबाद में। अगला है 7 अक्टूबर 2020 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय व मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका विषय था मानसिक स्वास्थ्य कोविड-19 से परे। अगला है 5 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सामाजिक अधिकार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस विषय पर जो है 5 दिवसीय वैश्विक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी किया गया। आगे है भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के साथ मिलकर के 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 151वीं 2020 में 151वीं मनाई गई है, जबकि 2019 में जो था 150वीं जयंती मनाई गई थी।
तो 191वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम का विषय क्या था? इसका विषय था स्कूली बच्चों के लिए नागरिकों के कर्तव्य, स्कूली बच्चों के लिए नागरिकों के कर्तव्य, शिक्षा के लिए विशिष्टता के लिए प्रयास, वैज्ञानिक सोच का विकास एवं अवसरों का लाभ। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 2020 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो याद रखिएगा 150वीं नहीं, 150वीं 2019 में मनाई गई थी, इस बार 191वीं थी। अगला है 29 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपनी तरह का पहला संग्रहालय या प्रथम संग्रहालय जिसका नाम है गंगा अवलोकन, इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका शुभारंभ जो है उत्तराखंड के हरिद्वार में किया गया। तो याद रखिएगा कहाँ पर गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया गया है? उत्तराखंड के हरिद्वार में। अगला है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 27 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस 4 दिवसीय महोत्सव डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का जो थीम थी, इसकी थीम थी द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन। क्या थी? द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन। अगला है अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल एवं अपेरियल फेयर वस्त्र 2020 के 7वें संस्करण का आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर किया गया। कब किया गया? 23 से 27 सितंबर 2020 के मध्य में। और यह कार्यक्रम आयोजित कहाँ किया गया? तो आयोजन स्थल महत्वपूर्ण है, तारीख महत्वपूर्ण नहीं, तो आयोजन स्थल याद रखिएगा, राजस्थान के जयपुर में। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ मिसलीनियस अर्थात विविध करंट अफेयर्स को देख लेते हैं जो राष्ट्रीय प्रदेश के अंतर्गत हैं। तो इसमें पहला है 25 नवंबर 2020 को कोविड-19 के समन के प्रबंधन का प्रयास, भारत के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के प्रयास, ये रिपोर्ट का नाम है, या इंग्लिश में कहें तो मिटिगेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 प्रैक्टिसेस फ्रॉम इंडियाज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज नामक रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की गई? तो यह रिपोर्ट जो है नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में, और योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया था। अगला है 18 नवंबर 2020 को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि आपके स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, इसके द्वारा विश्व के 22 देशों के 36 शहरों, तो याद रखिए कितने शहर? 22 देशों के 36 शहरों में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए रोड मैप बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। इसमें जो है भारत के 4 शहरों को, कितने? भारत के 4 शहरों को शामिल किया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण है। कितने शहर? 4 शहर। और वर्ल्ड बैंक ये विश्व आर्थिक मंच कितने शहरों को चिन्हित किया है? 36 शहरों को। इन पूरे विश्व के 36 शहरों को, और उसमें से 4 भारत के शामिल हैं। अब ये 4 भारत के कौन से शामिल हैं? वो नाम बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन शामिल है इसमें? पहला है बेंगलुरु, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है इंदौर और चौथा है फरीदाबाद। बेंगलुरु आपका कर्नाटक का हो गया, हैदराबाद तेलंगाना, इंदौर मध्य प्रदेश और फरीदाबाद आपका यूपी। तो इन 4 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। अगला है 9 नवंबर 2020 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा एक वेबिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किस पे? 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन पे, UMI अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन जो है 13, और याद रखिए कौन सा नंबर है? 13वां है। और इस 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वह था शहरी गतिशीलता की उभरती प्रवृत्तियां। क्या था? शहरी गतिशीलता की उभरती प्रवृत्तियां। अगला है 5 नवंबर 2020 को उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा वर्चुअल माध्यम से तेलुगु भाषा याद रखिएगा कौन सा? तेलुगु भाषा के जिस साहित्यिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय शतावधानम। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, शतावधानम कार्यक्रम। तो याद रखिएगा इस कार्यक्रम का नाम। और ये किस भाषा पे था? आपका तेलुगु भाषा पे इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। तो यह भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय शतावधान कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। इस तरह से आपका ऑप्शन दे सकता है, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति के द्वारा। अगला है 4 नवंबर 2020 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत में टीवी रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देशों की समीक्षा हेतु जो है प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति की अध्यक्षता में जो है एक समिति गठित की गई है। तो याद रखिएगा पूछा जा सकता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा भारत में टीवी रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देशों की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई? तो प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति की अध्यक्षता में। अगला है 29 अक्टूबर 2020 को रेल मंत्रालय के अधीन
रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने महिला यात्रियों के लिए मेरी सहेली नामक सुरक्षा पहल की का प्रारंभ किया है। तो याद रखिएगा मेरी सहेली कार्यक्रम क्या है। तो रेलवे में जो है महिलाओं की सुरक्षा संबंधित यह कार्यक्रम है जो रेल मंत्रालय के अधीन रेल सुरक्षा बल के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला है 5 अक्टूबर 2020 को भारतीय थल सेना प्रमुख एम नरवाने के म्यांमार यात्रा के दौरान भारत ने म्यांमार को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए रेमडेसिवियर जो दवा है रेमडेसिवियर दवा की 3000 शीशियां प्रदान की। तो यहाँ महत्वपूर्ण यह भी है कि अभी हाल ही में भारतीय थल सेना प्रमुख किस देश की यात्रा पर थे, तो म्यांमार की यात्रा पर थे। अगला है 66 नंबर का जिस नंबर का बीपीएससी का एग्जाम भी देंगे, तो 66वां वन्य जीव सप्ताह 2020 मनाया गया है 2 से 8 अक्टूबर 2020 के मध्य में। तो चूंकि ये वन्य जीव सप्ताह तो याद रखिएगा कब से कब तक, 2 से 8 अक्टूबर के मध्य में। और इस वन्य जीव सप्ताह 2020 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी रोर, ROAR। रोर का मतलब क्या है? रोर का मतलब है रोर एंड रिव्यू रिव्यू रोर एंड रिव्यू एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप, तो ये इसका पूरा नाम है। अगला है वह केंद्र शासित प्रदेश जहां 2 सितंबर 2020 को विविधता के संरक्षण व विस्तार के लिए जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई। कहां पर की गई? जम्मू कश्मीर में की गई है। तो ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में भी हाल ही में जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई है, तो जम्मू कश्मीर में की गई है, जम्मू कश्मीर। और इसमें सदस्यों की, इस परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो 10 होगी, जिसमें से 5 पदेन होंगे और 5 गैर आधिकारिक होंगे। अगला है भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना जो है, जिसे इसकी के तहत ये जो अधिनियम था जैव विविधता अधिनियम, इसी के तहत जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई जम्मू कश्मीर में। तो ये जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA था, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2003 में की गई थी। अधिनियम आपका 2002 का है और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA की स्थापना 2003 में की गई थी। अगला है, और याद रखिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या अधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा राजस्थान में आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ यह भी याद रखिएगा, ये जो NGT है राष्ट्रीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2010 में, कई बार सन पूछ लेता है तो सन याद रखिएगा 2010 में। और यहाँ आपसे ये पूछा गया है कि राजस्थान राज्य की ऐसी 2 आर्द्र भूमियाँ जो रामसर कन्वेंशन या रामसर अभिसमय इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा सांभर झील है। ठीक है, वर्तमान में 2 ही हैं जो रामसर अभिसमय के अंतर, इसमें नहीं कई सारे हैं। इसमें जो राजस्थान की जो 2 हैं वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा सांभर झील है। इससे संबंधित जो रजिस्टर होता है उसमें जो है ये 2 शामिल हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और आपका सांभर झील। अगला है 5 फरवरी 2020 को भारत सरकार द्वारा किस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के गठन को मंजूरी प्रदान की गई, स्वीकृति प्रदान की गई। तथा 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन किया गया। तो यह तारीख पूछा जा सकता है, किस तारीख को किया था? 5 अगस्त 2020 को। और ये जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास है, इसमें सदस्यों की जो संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 15। और इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें हमेशा एक सदस्य जो है दलित समाज से होगा। अगला है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो महंत नृत्य गोपाल दास को चुना गया। किसे? महंत नृत्य गोपाल दास को। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को बनाया गया है। तो दोनों चीज याद रखिएगा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो महंत नृत्य गोपाल दास को। जबकि मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को बनाया गया है। तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे आयोजन, कार्यक्रम स्थल और मिसलेनियस के अंतर्गत। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।